अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे साथ एक नया गेस्ट मौजूद है जो हमारे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है। इनका नाम है ज़ुबैर अब्बास आईटी वाला। तो आज हम इनसे बहुत ही मज़े-मज़े की बातें भी करेंगे और इनसे कुछ नया सीखने की कोशिश भी करेंगे और इनको है ना सबसे पहले हम वेलकम कहेंगे। तो ज़ुबैर भाई आपको हम वेलकम कहते हैं अपने इस चैनल पर। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ुबैर भाई? वालेकुम अस्सलाम एहसान चौधरी। ज़बरदस्त, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। ज़ुबैर भाई आपने है ना हमारे लिए कीमती टाइम निकाला, उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो आपने टाइम निकाला। ज़ुबैर भाई मुझे ये बताएँ कि जो हमारे देखने वाले हैं, जो आपको नहीं जानते, तो आप उनको अपना तारीफ़ करवाएँ सबसे पहले। जी व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़ुबैर अब्बास आईटी वाला। मैं पिछले 8-10 सालों से आईटी की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ। मैंने जो टेक्निकल स्कूल से मैट्रिक भी वहीं से किया और फिर उसके बाद डीएई किया आईटी के अंदर, फिर बीएस, सीएस आईटी के अंदर किया, फिर ग्रेजुएशन कर दी और साथ ही साथ डिजिटल स्किल्स भी सीखी कुछ और ऑनलाइन जो स्किल्स होती हैं डिजिटल, वो भी मैंने सीखी और बाकायदा फिज़िकल्स जो है ना, और मैंने इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा है काफ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपना एआई इनेबल स्कूल है और वो भी हम रन करवा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वो भी मैं रन करवा रहा हूँ, जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिजिटल स्किल्स और डिजिटल लर्निंग और लाइफ स्किल्स के बारे में जो है ना हम अ, बता रहे हैं। तो जी। सर मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि आपने क्यों आईटी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था? कोई और भी कर जी सकते थे। बिल्कुल। देखिए, आईटी को देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन मुझे बचपन में ही हासिल हुई थी। जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते थे, जैसे मालवेयर की मूवीज़ में हम देखते थे किस तरह जो है ना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ग्रीन स्क्रीन के ज़रिए जो है ना इतना बड़ा बेहतरीन काम किया जा रहा है और आज आप देखें टोटल एआई और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, चाहे आप मूवीज़ में देख लें, न्यूज़ चैनल्स में देख लें या किसी पॉडकास्ट में देखते हैं या यूट्यूब पर भी देखते हैं और बाकायदा आईटी ने पूरी दुनिया पर राज किया हुआ है। तो जब मैं 10 से 11 साल की उम्र में था मैं यही चाहता था कि मैं भी जाऊँ, बाकायदा टेक्निकल लोगों के साथ जुड़ूँ और टेक्निकल चीज़ें सीखूँ, लाइफ स्किल्स के बारे में सीखूँ, टेक्निकल स्किल, डिजिटल स्किल्स के बारे में मालूमात हासिल करूँ। तो जब मैं टेक्निकल स्कूल में भी था तो इतना दिलचस्पी नहीं लगती थी, लैब में जाते थे, ढाई 3 घंटे हम बैठते थे लैब के अंदर, जो पुराने सॉफ्टवेयर्स पर हम काम करते थे, जीडब्ल्यू बेसिक, विंडोज़ पर हम काम करते थे, तो मतलब ज़्यादा बोरिंग होता था। जैसे-जैसे पाकिस्तान के अंदर आईटी और टेक्नोलॉजी की चेंजेज़ आती गई, साथ-साथ हमें अपने अंदर भी चेंजेज़ लाना पड़ा। वहाँ से समझ आया कि सिर्फ़ आप स्कूल, कॉलेज पर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको खुद की मेहनत भी करनी होगी, आपने बाकायदा रिसर्च भी करना होगा, क्योंकि आप किसी भी फ़ील्ड से जुड़ते हो, तो कम से कम आपके पास इतनी रिसर्च और इतनी नॉलेज हो ताकि आप जब काम करें, तो आपको देखकर लोग इंस्पिरेशन हासिल करें। फिर जब मेरा मैट्रिक क्लियर हुआ, मैट्रिक के बाद जब मैं टेक्निकल फ़ील्ड में वाक़ई आ गया, जब मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, ज़ूम पर मैंने क्लासेस दी, फिर उसके साथ-साथ कोरोना के अंदर भी बाकायदा हम ऑनलाइन पढ़ाते गए। फिर अपना स्कूल स्टार्ट किया जिसका नाम स्काई पब्लिक स्कूल है, टोटल एआई इनेबल स्कूल्स है। उसमें हम काम कर रहे हैं, बच्चों को डिजिटल स्किल्स बता रहे हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर और अपवर्क की स्किल्स भी हम उनको सिखा रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि आप है ना एआई स्किल सिखा रहे हैं। एआई स्किल में कौन-कौन से है ना मतलब स्किल आप सिखा रहे हैं एआई में? देखिए, हमारे पास जो डिजिटल स्किल्स है स्कूल के अंदर, हम उसके अंदर कैनवा भी सिखा रहे हैं, उसके अंदर हम फ़ोटोशॉप भी सिखा रहे हैं, स्क्रैच जूनियर भी हम सिखा रहे हैं, फिर कोडिंग भी हम सिखा रहे हैं, प्रोग्रामिंग भी सिखा रहे हैं, रोबोटिक्स भी सिखा रहे हैं हम और बाकायदा प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे क्लासेस भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। जितने भी मतलब बच्चे के लिए ज़रूरी है, स्कूल लाइफ़ में या उसको बाकायदा मतलब मैट्रिक तक हम चाहते हैं जब हमारे पास बच्चा हो तो उसके अंदर तमाम वो स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो बाहर जाके खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हम चाहते हैं स्कूल फीस के अंदर ही और स्कूल टाइमिंग के अंदर ही उन तमाम डिजिटल स्किल्स को हम उनको सिखाएँ। फाइवर पर, अपवर्क पर काम किस तरह किया जाता है, कैनवा को किस तरह यूज़ किया जाता है, वीडियो एडिटिंग किस तरह की जाती है, प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है, रोबोट्स प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं, रोबोटिक असाइनमेंट हम किस तरह बनाते हैं। वो तमाम स्किल्स जो है ना हम अपने बच्चों के अंदर डेवलप करवा रहे हैं और उनको अल्हम्दुलिल्लाह काम भी करवा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन उसका रिज़ल्ट आ रहा है। हर बच्चा अपना क्रोमबुक ले आ रहा है, लैपटॉप ले आ रहा है, दिलचस्पी से उस पे काम कर रहा है, तो बहुत उसका अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है और उसका फीडबैक भी लोगों की तरफ से अब आ रहा है। जी। सर इस फील्ड में आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे जो फ़ील्ड के अंदर आईटी की फ़ील्ड के अंदर हुआ 2011 मतलब 2010 से मैं बाकायदा जब मैंने मैट्रिक वग़ैरह क्लियर कर दिया था, फिर जब मैं टेक्निकल क्योंकि टेक्निकल स्कूल से मैट्रिक किया था, तो मुझे टेक्निकली अपनी आईटी की फ़ील्ड मैंने स्कूल लाइफ़ से चूज़ की हुई थी।
जब मैंने डीएई किया वो भी आईटी के अंदर किया। फिर उसके बाद जब मैं बीएससी करने आया तब भी आईटी के अंदर किया। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब भी आया। मतलब टोटल जो डेटा साइंस इंजीनियर है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका हूँ पूरा, और उसके अंदर मैंने तकरीबन अगर मैं देखा जाए तो 2010 और 2000 ये 13 साल जो है ना मुझे हो गए मैं इस फील्ड के अंदर, और ये 14वाँ साल चल रहा है। और उससे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, बाकायदा एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, एक वीडियो एडिटर और एक प्रोग्रामर और एक वेब डेवलपर आपके सामने जी बैठा हूँ। जी। ठीक हो गया सर, जैसे आपने बताया है, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अपने नाम के साथ आईटी वाला क्यों लिखा हुआ है? बेसिकली देखिए जब मैं टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हूँ और काम कर रहा हूँ, और अब लोग तो मुझे नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, किस फील्ड से मेरा ताल्लुक है, या मेरे फेसबुक में जाके उनको बायो देखने के लिए इतना भी टाइम नहीं मिलता था। तो कई-कभार आप देखें ऐड वगैरह अगर चलाते हो तो उसके साथ नाम वगैरह आ जाता है, या फेसबुक पर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो प्रॉपर सिर्फ नाम देखते हैं। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सिर्फ नाम से जज करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के काबिल मोहतरम असातिज़ा हैं, उस्ताद मैं उसको कहूँगा, आईटी बाबा आईटी उसको मैं नाम दूँगा, सर रेहान अल्लाहवाला। तो उन्होंने अपने स्कूल के अंदर तमाम जो है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो फैसिलिटेटर है उनको बताया हुआ है कि आपका जो मकसद है, आप अपने मकसद को जो है ना अपने नाम के साथ लगाएँ, ताकि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आपके साथ जुड़ें। तो हर एक फैसिलिटेटर या हर एक स्टूडेंट के साथ उन्होंने वाला या वाली लगाया हुआ है। अब कोई चाहता है कि मैं एज़ अ सोलर पर या एनर्जी पर काम करूँ तो उसको एनर्जी वाला उन्होंने दे दिया है। कोई कहता है कि मैं एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हूँ तो उनको एजुकेशन वाला दे दिया है। कोई कहता है कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ तो उसको इंग्लिश वाला दे दिया है। अब कोई कहता है कि मैं आईटी वाला हूँ या ग्राफिक वाला हूँ तो उसको बाकायदा वाला, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक़्त एक ट्रेंड बन चुका है आईटी वाला, या आप देख लें ग्राफिक वाला या वीडियो एडिटिंग वाला। वो पूरा एक बेहतरीन जो है ना एक क्या कहते हैं उसको सोसाइटी बन चुकी है। और उसमें बाकायदा प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमसे और हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब पहले मैं जहाँ तक जानता था पाकिस्तान के अंदर मुझे कुछ लोग जानते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने-कोने से लोग मुझे जानते हैं। अमेरिका, साइप्रस, यूएस, यूक्रेन, मॉस्को, रशिया, वहाँ बाकायदा जो है ना एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर की स्किल्स वहाँ पर अपनी दे रहा हूँ। जी। ठीक है ज़ुबैर भाई, आपने जैसे बताया है, तो मुझे ये बताएँ कि आप अल्लाह वाले के फाउंडेशन का हिस्सा बन के आपको कैसा लगा है? देखिए, हर किसी की अलग पहचान होती है और हर किसी का अलग काम होता है। हम जब रेहान अल्लाहवाला के साथ जुड़े तो बाकायदा अच्छी कम्युनिटी, हम उसको एक कम्युनिटी या सोसाइटी का नाम देते हैं जहाँ पर बाकायदा सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल लोगों को इजाज़त दी गई है हमारे साथ जुड़ने को और काम करने के लिए। जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं या जिनको सर्विसेज़ चाहिए होती हैं, अब देखिए वो किस तरह जानेंगे ये कौन है? अब फ़ेसबुक पर भी आप देखिए सिर्फ़ नाम लगा हुआ है या ग्राफ़िक लिखा हुआ ग्राफ़िक डिज़ाइनर, तो बायो में जाके ढूँढना पड़ता था। अब आप सिर्फ़ फ़ेसबुक पर लिखें कि मुझे ज़रूरत है ग्राफ़िक डिज़ाइनर की, वो आपको वाला-वाली की लिस्ट दे देगा। आपको ज़रूरत है एक आईटी के लिए स्पेशलिस्ट की, आप सिर्फ़ जाके वहाँ लिखें मुझे आईटी टीचर या आईटी की ज़रूरत है। तो आप देखिए वो सारे हटकर सिर्फ़ वाला और वाली होंगे। आप अभी जाके क्रोम पर या गूगल पर सर्च करें वाला एंड वाली कॉन्सेप्ट, आपको उसका पूरा मकसद पता चल जाएगा कि ये वाला-वाली आखिर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वाला-वाली इसलिए ज़रूरी है हमारे इलाके के अंदर लोग हमें जानें, जो बाहर के ममालिक में जो लोग हैं वो हमारे नाम के साथ हमारा काम भी जानें, हमारा प्रोफ़ेशन भी जानें। तो मुझे ये बताएँ कि इनका कैसे आपको पता चला कि ये यहाँ एक फाउंडेशन है और मुझे यहाँ जॉइन करना चाहिए? जी बिल्कुल, जब मैं आईटी की फ़ील्ड से काम कर रहा था और मैंने आपको बताया जब हमारा अपना प्राइवेट स्कूल भी है, तो हम भी जो है ना बच्चों के अंदर बाकायदा खुद मुख्तारी और डिजिटल स्किल्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे कि हम बच्चों को डिजिटल स्किल्स सिखाएँ अपने स्कूल के अंदर, तो हमें मौका नहीं मिलता था। तो मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी था, तो हम अपने लिए एड चलाते हैं या एडवर्टाइज़मेंट चलाते हैं या हम सोशल मीडिया के लिए जो है ना, तो मार्केटिंग हम खुद करते हैं, एड वगैरह चलाना। तो फेसबुक के लिए मैं पोस्टें बनाता, वीडियो बनाता और मैं वो शेयर करता। तो सर रेहान अल्लाहवाला ने जो है ना हमें बाकायदा कॉन्टैक्ट किया कि मैं एक स्कूल बनाना चाह रहा हूँ आपके एरिया के अंदर। तो उस स्कूल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो अच्छे काम के लिए हम तो पहले इंतज़ार में होते हैं कि अगर कोई आए हमारे साथ जुड़े और हमें भी सिखाए और लोगों को भी सिखाए, तो हम उसके साथ शाना-बशाना खड़े होते हैं। तो फिर उन्होंने एक रखा कि मुझे जो है ना 5 फैसिलिटेटर चाहिए अपने स्कूल के लिए। तो वो हमने ढूँढा, उसके अंदर पॉलिश की कि कौन काम कर सकता है। और काम किया, फिर जब रेहान अल्लाहवाला की टीम जब यहाँ पर आई, उन्होंने काम किए देखा और किया, तो वो कह रहे कि जब उनको पता चला मेरे बारे में पता चला, मेरे स्कूल के बारे में पता चला, अल्हम्दुलिल्लाह
वो जो है ना सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग देकर गए थे, फिर बीच में सर मुफ्ती मोहसिन आए थे, उन्होंने जो है ना 1 दिन की ट्रेनिंग दी। मैडम मेहताब खान तनोली जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं और सर राना ज़ाहिद तुर्की वाला वो भी हमारे मास्टर ट्रेनर थे। तो उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर दे दी, बाकायदा वो फिज़िकली जाके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं या ज़ूम पर देते हैं। तो यहाँ उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी मुझे दे दी और मेरे स्कूल को दे दी कि आपने जो है ना उनको लीड करना है। वो कहते हैं कि हम बाकायदा फिज़िकल जाके किसी को ट्रेन करते थे। यहाँ हमें कोई टेंशन नहीं क्योंकि आईटी का बंदा मिल गया है, जहाँ उसको मसला होता है वो आपको जो है ना सर्विसेज़ प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ फिर कहीं भी ऐसा काम होता है कोई ऐसे मसले-मसाइल हो जाते हैं या एप्लीकेशंस में या सॉफ्टवेयर्स में या कैनवा डिज़ाइनिंग के अंदर या वीडियो एडिटिंग के अंदर या खास करके जो 11 लैब्स हम वॉइस के लिए यूज़ करते हैं, आवाज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसके बारे में सारी रिसर्च और उनको जब मेरे काम के बारे में पता चला, तो बाकायदा अब अल्हम्दुलिल्लाह सर रेहान की जो टीम है उनको साथ-साथ फैसिलिटेट भी कर रहा हूँ, खुद भी उनसे फैसिलिटेट हो रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले 3-4 महीनों के अंदर उनका कैंपस बाकायदा स्टार्ट हो जाएगा। तो बस एक ज़रिया होता है अगर आपकी अच्छी नीयत है काम करने की, तो खुद अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जी। जैसे आपने बताया कि मैं ऐसा फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि एक फैसिलिटेटर की ड्यूटीज़ क्या-क्या है? जी, क्या कह रहे थे आप? मतलब फैसिलिटेटर एक बंदा होता है, उसकी ड्यूटी क्या-क्या होती है? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो रेहान स्कूल के लिए हम जो टीम तैयार कर रहे हैं, तो हर एक टीचर की बाकायदा उनको बता दिया गया है कि आप इंग्लिश के टीचर हो, आप कैनवा के टीचर हो, आप फाइवर के टीचर हो, आप फ्रीलांस के टीचर हो, आप अपवर्क के टीचर हो। तो उनका बाकायदा जो है ना क्लास 5 मिडल क्लास मतलब अगर हम उसको कहेंगे क्लास 5 से उन्होंने बाकायदा बच्चों में डिजिटल स्किल्स दे दी है। बस्ते, बैग, कॉपी, पेंसिल छोड़कर वो सिर्फ एक क्रोमबुक या लैपटॉप पर बच्चों को ले आएँ और डिजिटल लर्निंग के बारे में बता रहे हैं, जिसमें एआई टूल्स के बारे में बता रहे हैं, बाकायदा चैट जीपीटी हो गया और परप्लेक्सिटी हो गया और कॉल एनी हो गया। जितने भी एआई टूल्स है उस पर बाकायदा वो काम करवा रहे हैं, कैनवा पर काम करवा रहे हैं, इंटरव्यूज़, स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हर एक के लिए एक अलग टीचर रखा गया है, हर एक की अलग वैल्यू है अब जैसे मैं अगर आईटी वाला हूँ, तो अब जो है ना नया ट्रेंड ये निकलेगा अगर मैं इनके स्कूल में जाता हूँ एज़ अ टीचिंग के लिए, तो मैं सिर्फ आईटी से रिलेटेड ही बच्चों को पढ़ाऊँगा। अगर आपको वो लगाते हैं कि एज़ अ कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनर तो आप सिर्फ कैनवा पर ही उनको काम सिखाओगे। तो हर चीज़ की एक वैल्यू होती है और वो यही चाहते हैं कि हम हर बच्चे को एक वैल्यू दें उनके नाम के साथ, ताकि वो दुनिया के साथ जुड़े और काम करें। जी। ठीक हो गया, जैसे आपने बताया। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ क्लासेस होती है, जैसे स्कूल में क्लासेस होती है, यहाँ भी क्लासेस है? जी बिल्कुल जैसे क्लासेस थोड़ी इनकी डिफरेंट है ना मैं क्योंकि अभी तक मैं गया नहीं हूँ बाकायदा वर्चुअल टूर मैंने किया हुआ और टीम से जब जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है, तो उन्होंने क्लासेस का बताया कि रेहान स्कूल के अंदर जो क्लासेस होती हैं 1-1 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, जिसमें इंटरव्यूज़ के लिए आपको टाइम दिया जाता है, आपको चैट जीपीटी पर काम करने के लिए टाइम दिया जाता है, परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स पर काम करने के लिए दिया जाता है, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको जो है ना वो टाइम दिया जाता है। वहाँ आप देखोगे कि एज़ अ या कॉपी या बुक्स की वहाँ उनको ज़रूरत नहीं है। वहाँ उनको सिर्फ क्रोमबुक और इंटरनेट की स्पीड की ज़रूरत है। जैसे हम देखिए आम स्कूल अब मैं तो मेरा है एआई इनेबल स्कूल है। तो बाज़ पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप जो होमवर्क नहीं देते बच्चों को क्योंकि उनकी मेंटालिटी यही है कि बच्चों को होमवर्क मिलेगा तो बच्चा टेस्ट याद करके आएगा। तो मैं इसको सब बेवकूफ़ या गलत ही कहूँगा। अब वो दौर चला गया है। बच्चे को होमवर्क दें, बच्चे पर बर्डन डालें। अब बच्चे को अगर आपने दुनिया के अंदर पॉलिश करवाना है या दुनिया के अंदर उसको मनवाना है, तो उसके पास डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए। चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, चाहे वो फ्रीलांसर या वीडियो एडिटर है या कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट राइटर है या स्टोरी क्रिएटर है या या कार्टून क्रिएटर है, एनिमेशन क्रिएटर है, तो उसको ऐसी स्किल्स सिखाएँ ताकि वो दुनिया के साथ जुड़कर काम करे। तो जब हम ये चीज़ें यहाँ अपने एरियाज़ में बता दें तो वो अजीब इसको महसूस करते हैं। सर रियाज़ के साथ भी यही मसले-मसाइल हुए कि लोग कहते हैं कि आप ना बैग है बच्चों के पास, ना कॉपी है, ना पेन है, आप किस तरह स्कूल चला रहे हैं? तो जब उन्होंने मनवाया खुद को और जब उनके स्टूडेंट्स ने खुद को मनवाया अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना लोग उनके तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे पास आपको पता है लैपटॉप या क्रोमबुक लेने के लिए हमने कितने जो है ना बच्चों के साथ मेहनत की, काउंसलिंग की कि आप किस तरह जो है ना डिजिटल काम कर सकते हैं। जैसे ही हमने स्कूल स्टार्ट किया उसके 2 महीने बाद अब एक बच्चे ने क्रोमबुक लिया, सबसे पहले हमने काम करवाया ताकि उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो। जब उसने काम किया फिर उसने वो जाके काम घर पर बताया, फिर घर पर लोग इंस्पायर्ड हुए इससे,
अब अल्हम्दुलिल्लाह डेली एक बच्चा हमारे पास आ रहा है, वो कह रहा है मुझे क्रोमबुक चाहिए और मुझे भी एआई जो है ना क्वालिफ़िकेशन लेनी है या एआई स्किल्स जो है ना या डिजिटल स्किल्स की तरफ मुझे आना है और काम का साथ-साथ काम भी सीखना है। तो ये मैं कहूँगा कि जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्लासेस टाइमिंग जो है मैनेज करनी पड़ती है। आप बच्चे को अभी सुबह काम दें और उसको टेस्ट दें शाम के लिए, वो बच्चा भूल जाएगा। आप पूरा साल उसको बच्चे को पढ़ाएँ। वो बच्चा जब पेपर देगा, याद करेगा, पेपर देने के बाद अगले साल किस क्लास में जाएगा, वो पिछला भूल चुका होगा। डिजिटल स्किल्स ऐसी है जो आपको सालों-साल, सदियों-साल वो याद रहती हैं। आप उसमें दुनिया के साथ अपडेट होते जाते हो, काम करते जाते हो, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जा रही है, आपको उतना एक्सपीरियंस होता जा रहा है। तो मैं भी तमाम स्कूल और पेरेंट्स को यही कहूँगा कि अपने स्कूल को इस तरह बनाएँ कि बच्चे सालों-साल उसको उस तालीम को याद रखें। जी। ज़ुबैर भाई मुझे ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि कॉपी पेन नहीं है स्कूल में, सिर्फ़ मैथ बुक और बच्चों को है ना सिखाया जाता है मैथ बुक के ज़रिए। मुझे ये बताइए कि कितने साल का बच्चा मैथ बुक इस्तेमाल कर सकता है? देखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। अब हमारे पास जो बच्चे कम से कम 3 साल हमने जो रिक्वायर्ड रखी है वो साढ़े 3 साल और 3 साल का बच्चा हमारे पास हो, ताकि हम उसको स्क्रैच जूनियर कोडिंग सिखाएँ, हम उसको डिजिटल स्किल सिखाएँ, हम उसको प्रोग्रामिंग और रोबोटिक्स सिखाएँ ताकि वो एन्जॉय करके जो है ना अपनी तालीम को वो हासिल करें। अब अगर आप साढ़े 3 साल के जो बच्चे को आप क्रोमबुक देते हो, उसके साथ आप फन जो लर्निंग है वो करते हो, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको उसका रिज़ल्ट आने वाले 2 साल के अंदर मिल जाएगा। जब आप उस पर मेहनत करोगे, आप उस पर काम करोगे, तो साढ़े 3 साल की उम्र में मेरे नज़दीक है कि आपने देखा होगा फ़िनलैंड, जापान, जर्मनी, यूक्रेन अभी तो खास करके दुबई और सऊदीया के अंदर साढ़े 3-4 साल बच्चे को क्रोमबुक दिया गया है या टैबलेट पीसी दिया हुआ है जिनको स्क्रैच जूनियर या गेम डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। ताकि वो बच्चा एक खुशी से स्कूल आए और डिजिटल स्किल्स सीखे, उसके अंदर मेहनत करे और आपको पता है हर माँ-बाप का एक ही इरादा होता है और एक ही ख्वाहिश होती है जब मेरा बच्चा पढ़ कर निकले तो उसके पास अच्छी नौकरी हो। तो वो नौकरी को छोड़कर अपने बिज़नेस की तरफ आए या अपने काम की तरफ आए तो वो वैल्यू ज़्यादा उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो जब एक बच्चा मैट्रिक करके स्कूल से निकलता है उसके पास डिजिटल स्किल्स है। मैं आपको कहता हूँ वो हर महीने मैट्रिक के बाद हर महीने कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए अर्न कर सकता है एज़ अ फ्रीलांसर या कोई भी स्किल्स उसके पास मौजूद है या गेम डेवलपर या प्रोग्रामर। तो मैं कहता हूँ देखिए 10 साल के बाद आप जाएँगे नौकरी के लिए, आपको नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। बिज़नेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट उस स्कूल में ले आएँ, बच्चों को आप डिजिटल लर्निंग की तरफ ले आएँ, बच्चों को आप क्रोमबुक 20-25 हज़ार वाला लेकर दे दें, वो उस पर काम करेंगे, काम करने के बाद जब उसका रिज़ल्ट आपको दिन-ब-दिन मिलता जाएगा। अब मैं आपको हकीकत बताऊँ, मुझे डिजिटल स्किल्स के बारे में कब ज़्यादा वैल्यू पता चली 2019-18 के अंदर, जब मैं एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहा था। मुझे पता चला कि मैं किसी बिज़नेस या किसी नौकरी के पीछे जाता तो मेरी अर्निंग इतनी तो नहीं होने वाली थी। और जब मैं बाकायदा ऐसा फ्रीलांसर बना तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली वीक या डेली आप देखिए बेसिक पर $300 $400 कभी-कभार हफ्ते के अंदर मैं 800 या $1000 भी जो है ना वो अर्न करता हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? डिजिटल स्किल्स। अब एक बच्चा आता है स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल पढ़कर 10 साल वो स्कूल पढ़ता है। फिर 10 साल के बाद जब वो आता है तो उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, उसके पास कोई हुनर ही नहीं है, उसके पास काम करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए कोई ऐसा ज़रा माश भी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ अगर ये स्कूल के अंदर डिजिटल स्किल्स लाई गई और बच्चों के अंदर वो डेवलप करवाई गई, तो मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान जो है दुनिया का नंबर 1 तरीन ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर डिजिटल जो लोग वो आपको मिलेंगे और इसका रिज़ल्ट जो है ना हमें तो यहाँ पर मिल रहा है अपने एरियाज़ के अंदर। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि अगर हम बच्चों की बुनियाद ही है ना डिजिटल चीज़ से रखेंगे तो वो है ना उसी का है ना ग्रो करेंगे आगे अपनी लाइफ़ में। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो बच्चा 3 साल का है, ना उसे लिखने आता है, ना उसे पढ़ने आता है। क्या आप उसे कॉपी पेन से लिखना भी सिखाते हैं, पढ़ना भी सिखाते हैं, उससे एग्ज़ाम भी लेते हैं? इस बारे में बता दें। देखिए, मैं आपको बताऊँ दुनिया का तालीमी निज़ाम कैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया का। आप किसी भी ममालिक में उठाकर ले लें, आप देखें अगर उसको बाकायदा स्कूल या एक तालीमी इदारा आप कहें, तो 7 साल तक सिर्फ़ बच्चे को पता है क्या सिखाया जाता है? 7 साल तक बच्चे को सिर्फ़ लाइफ़ स्किल्स के बारे में बताई जाती है। इख़लाक़ियात पढ़ाया जाता है कि बच्चे का इख़लाक़ बेहतर हो, क्योंकि आपके पास इख़लाक़ होगा तो आप हर काम कर सकते हो। 7 साल तक बच्चे को कोई कॉपी पेन नहीं दी जाती।
सिर्फ इखलाक सिखाया जाता है कि उस बच्चे का इखलाक बेहतर हो, वो दुनिया के साथ जुड़े। हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा है कि हम चाहते हैं 1 साल, 2 साल के बच्चे हमारे पास लेके आते हैं पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन के लिए। अब उस बच्चे को बोलना सही नहीं आता, उसको पेंसिल पकड़ना सही नहीं आती, आप उसको स्कूल में भेज रहे हो और अच्छा अगर आप एक दिन होमवर्क ना दें तो उसकी कंप्लेन कि टीचर ने होमवर्क नहीं दिया। अब हम ये समझाते हैं कि 7 साल तक बच्चों को आप स्कूल सिर्फ खेलने के लिए भेजें। और जब वो खेल-खेल कर जब वो दुनिया के अंदर बाकायदा सामने फ्रंट पर आएगा और वो जब बाकायदा एक प्रैक्टिकल लोगों के साथ जुड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेगा, जब उसने लाइफ स्किल्स के बारे में सीख लिया, जब उसको हम डिजिटल लर्निंग के बारे में बताएँगे, जब डिजिटल लर्निंग उसने कर ली साथ-साथ या अगर एक 3 साल का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा 3.5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा जब प्रोग्रामिंग सीखता है या स्क्रैच जूनियर पर काम करता है, सोचिए अगले 10 साल उसके लिए कितने अहम हो जाएँगे और कितना चेंज आएगा। ये एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर बन सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन सकते हैं, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, वीडियो एडिटर बन सकते हैं। मेहनत ये है कि आपने 7 साल तक बच्चे को सिर्फ आप लाइफ स्किल्स के बारे में बताएँ, अखलाकियात के बारे में बताएँ और साथ-साथ आप डिजिटल लर्निंग के बारे में बताएँ। वो बच्चा क्या करेगा 1 घंटा यूट्यूब देखेगा, उस पर कार्टून देखेगा, उसकी भी लाइफ में फन टाइम तो होना चाहिए। जब वो देखेगा और अब आप पता है क्या करें जब वो कार्टून देख रहा है या एनिमेशन वीडियोज़ देख रहा है, आप बोलें कि आप इसको बना सकते हैं? या आप चाहते हैं कि ये आप भी बनाएँ? वो वहाँ से इंस्पिरेशन हासिल करेगा कि हाँ, मैं क्यों नहीं बना सकता? मेरी आवाज़ क्यों नहीं इस कैरेक्टर के साथ सूट हो सकती? तो उस बच्चे को हम क्या करते हैं उसकी दिलचस्पी के लिए हम उससे स्क्रैच जूनियर पर काम करवा रहे हैं और गेम डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं ताकि वो इंस्पायर्ड हो, यूट्यूब भी देखते-देखते और साथ काम करते-करते। मैं आपको कहता हूँ वो आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको रिज़ल्ट दे देगा। ठीक हो गया है ज़ुबैर भाई जैसे आप बता रहे हैं, जो बंदा है ना मैट्रिक करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल चीज़ें सीखता है। आप ये चीज़ें पहले ही बच्चे को मैट्रिक से पहले ही सिखा देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए जैसे स्कूल में जमात होती है, पहली जमात से 10वीं जमात तक, क्या इधर भी जमात है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 10 तक? देखिए, दुनिया के अंदर पता क्या है पेपर मैं ये सोचता हूँ जो ये एग्ज़ाम हम लेते हैं स्कूल वाले, ये फालतू काम है। ये आप पूरे साल बच्चे को पढ़ाएँ, ठीक है? उसको पढ़ाएँ, अब वो अगली क्लास में जाता है, आप अगली क्लास के 1 हफ्ते बाद आप उससे पूछिए कि आप पिछली क्लास में क्या पढ़ कर आए? अब वो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि दुनिया के साथ तो टेक्नोलॉज़ीज़ चेंज हो रही है। दुनिया चेंज हो रही है वक़्त के साथ। मैं चाहता हूँ जब हम बच्चों को कॉपी पेंसिल या बुक देते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, साथ-साथ उसको बाकायदा क्रिएटिविटी सोच, जो क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिव थिंकिंग वो बच्चा खुद से क्या करता है काम करेगा बच्चा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तमाम पेरेंट्स हैं या काम करने वाले हैं और उनको जो है ना और हम ये जब उनको जब क्रिएटिव सोच हम देंगे और क्रिएटिव जब थिंकिंग हम उनको देंगे, वो अपने माइंड से क्या करेंगे रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे और जब बच्चे ने सोचना स्टार्ट कर दिया ना, फिर आप बच्चे को पीछे रोक नहीं सकते। ठीक है ज़ुबैर भाई जैसे आपने बताया कि अच्छा मुझे ये बताइए कि एक बच्चा आपके पास आता है 3 साल का, तो कितने टाइम में वो मास्टर बन सकता है? देखिए, अगर साढ़े 3 साल का बच्चा मेरे पास आता है, मैं उसको क्रोमबुक या लैपटॉप में उसको देता हूँ, ठीक है? अब मैं उसको साथ-साथ वीडियो भी दिखा रहा हूँ, मैं उसको फन टाइम भी उसको दे रहा हूँ। साथ-साथ उसको मैं एक चाह रहा हूँ कि ये कार्टून जो देख रहे हो, अब ये आपने बनाने हैं। जब मैं उसको सिखाऊँगा ना, उसकी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो खुशी से स्कूल आएगा कि मुझे जाके लैपटॉप पर काम करना है, मैं खुद से गेम बनाऊँगा, कैरेक्टर मेरे होंगे, नाम मेरा होगा, वॉइस मेरी होगी, आवाज़ मेरी होगी। सोचिए वो बच्चा अगर मुसलसल 10 साल काम करता रहा, क्लास प्री ईयर 1 का या प्री ईयर 2 का बच्चा या केजी 1 केजी 2 का बच्चा जब 10 साल तक इस स्कूल से जुड़ा रहा और ये स्किल सीखता रहा, क्या आप उसको सोच सकते हैं कि वो दुनिया से पीछे रहेगा? तो मैं कहता हूँ 10 साल बाद जब वो निकलेगा स्कूल लाइफ से तो कम से कम वो लाखों जो है ना वो अर्निंग कर रहा होगा। क्योंकि वो सारी चीज़ें वो सीख कर स्कूल से निकला है। जो हर माँ-बाप की एक ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा कमाए, तो ये इसकी ख्वाहिश को 99% पूरा करेगा। आप देखिए हर जगह देखिए अब मुझे अगर कहीं सोशल मीडिया के लिए अपनी बिज़नेस के लिए ऐड चलाना है, तो मैं किससे राब्ता करूँगा? एडवर्टाइज़मेंट कंपनी से एडवर्टाइज़मेंट वाला किससे लेगा कि भई मुझे पोस्ट बनानी है। ये भई अगर आप एक पोस्ट बनाते हो आपसे मैं 1000 या 1500 रुपए चार्ज करूँगा। आप वीडियो बनाओगे एक वीडियो की मैं 10,000 से 20,000 रुपए आपसे चार्ज करूँगा। अब पता है जब कैनवा पर बच्चे काम करेंगे
बाकायदा प्रोफेशनल लोगों से वीडियो वो एडिट करवाएँगे, 20 से 25,000 रुपए वो लेंगे सिर्फ़ 10 सेकंड की वीडियो का। और जब ये आप कैनवा पर बच्चों को सिखाएँगे, वो बच्चा अपने हिसाब से रेट तय करेगा, भाई मैं आपको 1 मिनट की वीडियो बनाकर देता हूँ, आप मुझे 10,000 रुपए दें। आप सोचिए कितना फ़र्क आया। एक प्रोफेशनल बच्चा जब काम करेगा उस पर कैनवा पर एड बनाएगा, बाकायदा पोस्टर बनाएगा, तो सोचिए उसकी अर्निंग कितनी ईज़ी होती जाएगी। वो लोग 30,000 10 सेकंड के दे रहे हैं और यहाँ पर 1 मिनट के 10,000 रुपए देंगे। तो ये आप सोचें जब बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से ये काम करेंगे, तो दुनिया कहाँ जाने वाली है। जी। तो आपने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा ज़ुबैर भाई मुझे ये बताएँ आपके गोल्स क्या हैं? मेरा जो गोल है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक पाकिस्तान का प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकर बनूँ। मेरा ये एक बचपन से ख्वाहिश है और मेरा जो अगला गोल है पाकिस्तान के अंदर इतना काम करना है कि बाकायदा पाकिस्तान के अंदर एक आईटी पार्क होना चाहिए, वो हम सब मिलकर करेंगे। और जब आईटी पार्क पाकिस्तान के अंदर आ गया ना, मैं कहता हूँ आप किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकोगे। ज़ुबैर भाई कभी ऐसा हुआ हो कि ऑनलाइन काम से आपका दिल टूटा हो और आप कहो कि यार अब नहीं करना? देखिए इस काम के लिए साथ-साथ आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए काम करने के लिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो मैं आपको कहता हूँ 99% आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आप फिर दिल बर्दाश्त हो जाओगे। इस काम के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी है। आप 1 घंटे की क्लास यहाँ लेते हो, घर जाके आपने ढाई 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर। आप तब तक ये ना सोचिए, आप जब तक एक प्रोफेशनल बन जाएँगे 6-7 महीनों के अंदर जब आप अपना प्रोडक्ट या अपने प्रोजेक्ट सेल करने लग जाओगे, आप उसमें फिर बोलोगे कि अब मुझे जो है ना मज़ा आ रहा है काम करने के लिए। अगर सोचिए एक बच्चा विज़िटिंग कार्ड बनाता है, उसको ₹500 मिलते हैं, सिर्फ़ डिज़ाइन। नॉर्मल जो डिज़ाइन है ₹500 उसको मिलते हैं, एक बच्चे को 6-7 साल के बच्चे को, आप सोचें। अगर वो हफ़्ते के अंदर 10 डिज़ाइन बनाता है, उसको कितने मिले ₹5,000। अब पता है वो बच्चा स्कूल पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, जब उसको अर्निंग मिल गई। तो हर माँ-बाप चाहता है कि हमारे जेब से पैसे ना जाएँ, हमारे पास पैसे आएँ। जब बच्चों को स्कूल लाइफ़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आप बच्चे को कह रहे हैं कि आप खुद मुख्तार बनकर आप अपना जो है ना अकाउंट या आप सोच लें अपना जो बैंक बैलेंस है वो खुद एडजस्ट कर सकते हो। आप जितने अखराजात हैं, तालीमी अखराजात वो आप खुद फेस कर सकते हो। तो हर माँ-बाप क्या करेगा खुशी से वो डिजिटल लाइफ़ की तरफ आएगा, डिजिटल स्किल्स की तरफ आएगा ताकि उस बच्चे को स्किल सिखाएँ। हर माँ-बाप को एक ही लालच होती है, अगर मेरा बच्चा कहीं से पैसे कमा रहा है तो मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। जी। ठीक हो गया ज़ुबैर भाई मुझे अपनी हॉबीज़ के बारे में आप बताएँ। मेरी जो हॉबीज़ है वो ज़्यादा देर मैं लैपटॉप पर या मोबाइल पर टाइम गुज़ारता हूँ। लैपटॉप पर काम करके जब मैं देखता हूँ अब मैं बोर होने वाला हूँ तो मोबाइल उठाता हूँ मोबाइल के अंदर जो है बाकायदा मैं फिर वही जो लैपटॉप पे काम कर रहा होता हूँ वो मैं मोबाइल के ज़रिए एप्लीकेशन पर काम करता हूँ। और पढ़ने का जो है ना वो इतना ही पहले हाँ, बुक्स में पढ़ता हूँ जिस कि अपनी कासिम अली शाह की बुक्स हम पढ़ते हैं और मिंटो साहब की पढ़ते हैं और दोस्तान सादी की हम किताबें वो पढ़ता हूँ, टाइम मिलता है। जी। आपकी 3 विशेज़ कौन-सी है? मेरी 3 विशेज़ है ये मैंने आपको पहले बताया कि मेरी सबसे पहली जो विश है वो ये है कि मैं एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकर बनूँ। सेकंड मेरी विश ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आईटी पार्क लगाऊँ ताकि जितने भी टेक्निकल लोग हैं वो साथ बैठकर काम करें। थर्ड मेरी विश ये है कि मैं अपने एरिया के अंदर ऐसा निज़ाम ले आऊँ, तालीमी निज़ाम लाऊँ और जो है ना वो बच्चे जो है ना बाकायदा खुश दिल से जो है ना स्कूल आएँ और वो डिजिटल स्किल सीखें और वो ताकि अपनी अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट करें। जी। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? जो मेरा मैसेज होता है हर एक शो के अंदर या पॉडकास्ट के अंदर एक ही कि आप कभी हिम्मत ना हारें। आप देखें आप एडिसन की मैंने आपसे बात की कितने दफ़ा वो नाकाम हुआ और जब वो कामयाब हुआ पूरी दुनिया को उसने रोशनियों से जगमगा दिया। फिर इसी के साथ ले लें मौजूदा मिसाल ले लें आप इमरान खान की जिसने 23-24 साल वो जद्दोजहद की और आप देखिए कितना सक्सेसफुल और कामयाब सियासतदान बन चुका है। आप इसी तरह कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आप मिसाल ले लें कि उसने कितनी जद्दोजहद की और एक मुल्क बना। ठीक है? तो आप कभी हिम्मत ना हारें। आप जो आपका प्रोफ़ेशन है आप उसमें रात-दिन काम करते रहें, मेहनत करते रहें, डेली बेसिस पर आप उस पर काम करें, उस पर रिसर्च करें तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं चाहता हूँ हिम्मत कोई ना हारे बस जो जिसका प्रोफ़ेशन है, जो काम करना चाहता है उसको वो बखूबी अच्छे तरीके से करे। जी। इसी के साथ आपने बहुत अच्छा बताया तो वंस अगेन आपका कि आपने है ना हमारे लिए टाइम निकाला तो
इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।